नीट पेपर के जस्ट कुछ दिन पहले एक अनोनिमस व्यक्ति बताता है कि ये जो नीट का पेपर है वो लीक होने वाला है। और ये जो व्यक्ति है वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि चौरसिया गैंग का एक मेंबर होता है जिसने पहले ही बहुत सारे पेपर लीक किए हुए हैं और उस मामले में वो अभी फिलहाल जेल में है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। 5 मई को जब नीट का पेपर होना था उसके जस्ट एक दिन पहले 4 मई को पटना पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है जो कि स्टूडेंट्स को नीट के पेपर के आंसर्स रटवा रहे थे। और जो लोग पकड़े जाते हैं वो सबूत मिटाने के लिए इन पेपर्स को जला देते हैं। इस जले हुए पेपर पे जो क्वेश्चंस प्रिंटेड दिखाई पड़ रहे थे उनको जब मैंने नीट के पेपर से मैच किया तो दोनों हूबहू मेल खा रहे थे। हर साल 1 से 2 बच्चों के ही 720 में से 720 मार्क्स आते हैं, लेकिन इस बार 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए। 62 से 69 रैंक लाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनका सेंटर सेम था। टॉप 100 रैंक लाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनमें मैक्सिमम बच्चे एलन या फिर आकाश इंस्टीट्यूट के थे। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे मार्क्स आए जो कि आना पॉसिबल ही नहीं है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है और जो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा चुके हैं उनको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे फेस पे स्टिचेस लगे हुए हैं और मैंने डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टिचेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का फ्यूचर है। इस साल नीट के एग्जाम में करीबन 20 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, जिनमें से कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, तो कोई 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन एग्जाम हॉल पहुंचने के बाद उनका ये जो नीट का पेपर है ये अलग होने वाला है, इसके बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। एग्जाम शुरू होते ही कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहाँ पे कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया गया और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे उनको हिंदी मीडियम का पेपर दिया गया। ऐसे ही एक स्टूडेंट ने अपना वीडियो शेयर किया था, जरा सुनिए कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम स्वाति योगी है और मेरा सेंटर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर आया था। ये सेम सेंटर एनटीए के 5 मई के रिलीज नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उनको बोला भी कि हिंदी वाले सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर को सॉल्व भी किया पर OMR नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने OMR भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। OMR वही रहने दी पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन OMR वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि यहाँ OMR और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। OMR R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। सब CCTV में सब रिकॉर्डेड है। बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, मीडिया आई, टाइम वेस्ट हो गया 3 घंटे, पूरा का पूरा 3 घंटा 20 मिनट हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हमारे पेपर का सेट और OMR का सेट ही अलग अलग था। मीडिया आई, पुलिस ने कुछ बच्चों को बहुत मारा, मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मीडिया ने हमसे बात करी। शाम को फिर SDM और ADM कलेक्टर सब लोग आए, उन्हें सारी सिचुएशन बताई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट करवाते हैं 6 बजे से। अब इतना कुछ होने के बाद, इतना माइंड सैचुरेशन और हरासमेंट के बाद में शाम को 6-6:30 बजे से पेपर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी हम सब ने करेज गैदर करी और बोला कि ठीक है हम लोग दे देंगे दोबारा पेपर। इस इंसिडेंट के बाद इस सेंटर के जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको बाहर लेकर जाते हैं और उसको इंटरनेट पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन आगे जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके कान खड़े कर देगा कि वो एक्चुअली में कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और। एग्जाम से पहले 4 मई को पटना में पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था क्योंकि ये लोग एक स्कूल में 35 स्टूडेंट्स को नीट पेपर के आंसर्स रटवा रहे थे। पुलिस की रेड में उनके हाथ कुछ जले हुए पेपर्स लगते हैं जिसको कि इन माफियाओं ने सबूत मिटाने के लिए जला दिया था। और जहां तक मुझे पता है इसके ऊपर NTA का अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, जबकि ये एग्जाम के पहले हुआ था और ये पेपर में भी आ चुका है। इस वीडियो को जब मैंने ध्यान से देखा और इस जले हुए पेपर को जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने छानबीन करना शुरू किया, जो इमेजेस थे उनको और ज्यादा इनहेंस करके देखा, तब जो उसमें क्वेश्चंस आधे अधूरे प्रिंट दिखाई पड़ रहे थे जो कि आधे जल चुके थे, वो क्वेश्चंस नीट के आखिरी पेपर के सेट से मैच कर रहे थे। अब पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ किया, सबूत भी मिले जिनको किया था जला दिया गया था। अब मेरा सवाल यह है कि अगर ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर को जलाया क्यों?
और इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर को जलाया उसमें से साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाई जो क्वेश्चंस हैं वो नीट के पेपर से मैच कर रहे हैं। चलो ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं और बाकी के पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। नीट के एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया था तो उसको एक्सटेंड भी किया गया था, लेकिन फिर उसके 2-3 सप्ताह के बाद वापस से ये जो नीट रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होता है उसको ओपन किया जाता है। और इसके ऊपर एनटीए का कहना होता है कि हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसलिए ओपन किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी डिमांड कर रहे थे। अब यहाँ पे एकदम जेन्युइन सा एकदम लॉजिक वाला सवाल सामने ये आता है कि भाई अगर कोई स्टूडेंट्स 2 साल से 3 साल से या 1 साल से भी प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि वो जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है उसको उस एग्ज़ाम का फॉर्म कब फिलअप करना है, उसका डेट कब से कब तक का है। चलो अगर किसी व्यक्ति के ध्यान से निकल भी गया तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिसके ध्यान में ये आएगा कि भाई इतने दिनों के बाद मुझे नीट का जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे एक डाउट रेज होता है कि एनटीए ने किसके कहने पर ये जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल था वो ओपन किया, किसी के इन्फ्लुएंस में किया या सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस था। चलो इस समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। अब नीट पेपर का जो रिजल्ट आना था वो 14 दिन के बाद आना था, लेकिन अचानक से अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में जैसा अचानक से इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही इसका रिजल्ट सामने आ जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर सभी चीज़ें स्लो चलती हैं, फिर हम चाहे ट्रेन की बात कर ले, सरकारी काम की बात कर ले या फिर एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की बात कर ले। इतिहास में आई थिंक ये पहली बार हुआ होगा कि जब रिजल्ट को फर्स्ट टाइम 14 दिन पहले ही पब्लिश कर दिया गया, और वो भी तब जबकि सबको पता था कि न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की ही बातें अगले 1-2 दिनों तक होने वाली हैं। चलिए 2 मिनट के लिए हम लोग ये जो पॉइंट है इसको भी कोइंसिडेंस मान लेते हैं और इसको साइड रखते हैं। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि 720 में से 720 लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर प्रिसाइजली मैं बताऊं तो 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 720 में से 720 मार्क्स आए थे, जबकि हर साल 1 या 2 ही बच्चे होते हैं जिनको 720 में से 720 मार्क्स आते हैं। अब देखिए ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ पे कि सिलेबस आपके पास डिफाइंड है कि भाई आप ये किताब पढ़ लो आपको 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे या 720 में से 720 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं होता क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिजेक्ट करने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज फॉर रिजेक्शन एंड बोर्ड एग्जाम इज फॉर सिलेक्शन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पेपर सेट किए जाते हैं कि मैक्सिमम लड़के जो हैं वो रिजेक्ट हो सके ताकि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को मौका मिले और वही टॉप रेप्यूटेड कॉलेज में पहुंच पाए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में कोशिश की जाती है कि मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस रखे जाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो सकें, और इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स में कभी कभी टीचर्स पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने के लिए या फिर अच्छी हैंडराइटिंग के लिए ग्रेस मार्क्स देते हैं। खैर चलिए अगर हम इस पॉइंट को भी अगर किसी तरीके से एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इसी केस से हमारा अगला पॉइंट निकल कर आता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 718, 719 इस तरीके के मार्क्स आए थे जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको शायद 4 नंबर मिलते हैं और एक गलत क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 नंबर माइनस होता है। तो या तो आपको 720 आएंगे या तो आपको 716 आएंगे या तो आपको 715 आएंगे। 718 और 719 नंबर आना तो इम्पॉसिबल है। अब इसके ऊपर एनटीए का क्लैरिफिकेशन आता है कि हमने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिला था। अब ये ग्रेस मार्क्स जिस तरीके से कैलकुलेट किया गया था वो अपने आप में एक अजीबोगरीब कैलकुलेशन था। ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ इस तरीके का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया गया था। अब जितने घंटों की एग्जाम होती है पहले उसको कन्वर्ट किया गया सेकंड्स में, और ये देखा गया कि एक स्टूडेंट जिसको कि कम समय मिला था वो उतने सेकंड्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसमें से कितना सही बनाता है और उसमें से कितना गलत बनाता है। और इस बेसिस पे ये कैलकुलेट किया गया कि एक स्टूडेंट 60 सेकंड में कितने क्वेश्चन सही सॉल्व कर सकता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है और कितने गलत कर सकता है, और इसी के बेसिस पे उनको मार्क्स प्रोवाइड किए गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि आपने ये कैसे कैलकुलेट किया कि किसी स्टूडेंट को कितना कम समय मिला था, क्योंकि वहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए तो किसी ने स्टॉप वॉच नहीं लगा रखा था। चेस का मैच तो ये हो नहीं रहा है कि भाई आपने स्टॉप वॉच लगा रखा है कि आप एक मूव चलने के लिए कितना सेकंड ले रहे हो। तो इस चीज़ को एनटीए ने कैसे कैलकुलेट किया ये पब्लिक करना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जिसमें कि लोगों को सिलेक्ट करना है। एक नंबर अगर किसी का ऊपर नीचे होता है तो उसके रैंक हज़ारों में शफल हो जाते हैं, वो हज़ारों रैंक नीचे गिर जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देना ये कहाँ का नियम है और किस लॉजिक से दिया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आया। और एनटीए ने ये कैसे पता किया कि किन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था कि उन्हें कम समय मिला था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर PIL फाइल की थी। इसका भी डेटा पब्लिक करना चाहिए एनटीए को कि किन किन स्टूडेंट्स ने ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई किया था, वरना अगर एनटीए ने अपने मन से किसी को भी ग्रेस मार्क दिया है तो ये तो एक स्कैम ही माना जाएगा। चलो फिर भी ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कोइंसिडेंस मान लेते हैं कि ये भी कोइंसिडेंस है वर्स्ट केस सिनारियो में। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद बहुत सारे ऐसे टॉपर्स थे जो कि सेम सेंटर से आते थे
अब वो भी नीट के पेपर में। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उस सेंटर में ऐसा क्या खास था कि उतने सारे टॉपर्स निकल कर आ गए? क्या नीट में इतना इजी पेपर सेट किया गया था कि बहुत सारे मतलब 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 मार्क्स लाए? हम बात कर रहे हैं नीट की, जहां से कि एग्जाम देने के बाद टॉप लेवल के डॉक्टर्स बन के निकलते हैं। और उसमें अगर आप एकदम ईजी क्वेश्चन पेपर सेट करोगे तो फिर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स कैसे लाएंगे? अगर हम इसको भी एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा ईजी था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने 720 में से 720 नंबर लाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है रिजेक्शन के लिए, बोर्ड एग्जाम होता है सिलेक्शन के लिए। चलो वर्स्ट केस सिनारियो में हम लोग हर एक पॉइंट, हर एक केस को हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस था। लेकिन फिर भी एक केस कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले पटना पुलिस रेड करती है और कई लोगों को गिरफ्तार करती है जिनके पास क्वेश्चन पेपर होते हैं जो आधे जले हुए होते हैं, और उन क्वेश्चन पेपर्स को मैच करने पे पाया जाता है कि वो नीट के पेपर से मैच कर रहा है। और इसके साथ साथ एक एनोनिमस व्यक्ति एग्जाम से पहले आकर बताता है कि नीट का पेपर लीक होने वाला है, क्योंकि चौरसिया जिसने कि पहले बहुत सारे पेपर्स लीक किए हैं वो जेल से ऑपरेट कर रहा है और वो इस पेपर को भी लीक करेगा। रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। इससे पहले भी नीट में फर्जीवाड़ा हुआ? नहीं, नीट के बारे में मुझे जानकारी, नीट के बारे में हम जानते हैं, बस नीट के थ्रू डॉक्टर बनता है इतना हम जानते हैं। लेकिन विशाल चौरसिया के मुंह से मेरे ही आदमी को बोला जा रहा था कि इस बार नीट भी मेरे कंपनी में है। भगवान जाने बीपीएससी टाइप 3 भी बोल रहा था, सत्य निकला। गिरफ्तार हुआ, उसके गाड़ी से पेपर पकड़ाया, तो हो सकता है कि नीट का पेपर भी वहीं होगा। तो जेल, जब उड़ीसा जेल में रहते हुए बिहार सिपाही का पेपर लीक आउट करा लिया वो अपने आदमियों के माध्यम से, तो फिर नीट का पेपर लाने में उसको क्या दिक्कत है? अगर उस कंपनी में है तो वो भी आउट होगा। अभी विशाल चौरसिया कम से कम 100 करोड़ के टर्नओवर में है। आज वो भले वहाँ पे प्यार मोहब्बत से पुलिस पूछताछ कर रही होगी, प्यार मोहब्बत से वो झूठ बोल के निकल जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि वो मेरे पे ही सारा चीज़ थोप रहा है। अगर मेरे पे दानापुर का केस नहीं रहता, आज भी मुझे अगर कोई आदमी ये गारंटी दे दे कि तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाए, जो कि दानापुर केस से मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा नाम पड़ा तो मैं एक्यूज हो गया। अगर आज मुझे बोल दे जो संस्थान जांच कर रही है कि तुम विजेंद्र आके यहाँ पे बोल दो, पर्चा खोल दूंगा कि ये लोग कहाँ से क्या कैसे करता है। ये लोग अजीत चौहान, राजमोहन। फिर भी एनटीए इसके ऊपर कुछ भी काम क्यों नहीं करती है? इनको रोकने के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया जाता है? एग्जाम पोस्टपोन करके क्वेश्चन पेपर चेंज क्यों नहीं किए जाते हैं? अगर इस पूरे मामले को सही करना है तो उसके लिए हमें पूरे मामले को समझना होगा कि लूप होल कहाँ पे है। सबसे पहले लूप होल कहाँ पे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सेट में से सेट को सिलेक्ट किया होगा, उसने पेपर लीक कर दिया। दूसरा लूप होल ये हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने के लिए जहाँ पे पहुंचे वहाँ पे किसी ने उसका जीरोक्स कर लिया, उसकी कॉपी बना ली और उसको लीक कर दिया। तीसरा लूप होल हो सकता है कि जब क्वेश्चन पेपर प्रिंट हुआ उसके बाद किसी ने उसकी कॉपी बना ली और उसको लीक कर दिया, क्योंकि इस स्टेप के बाद जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सील हो जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और जो लॉकर फैसिलिटी होती है वहाँ पे उनको सील करके लॉक कर दिया जाता है टैम्पर प्रूफ सील के साथ। तो यहाँ से भी पेपर के लीक होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि एग्जाम के बाद कुछ जो सेटर्स होते हैं, जो माफिया होते हैं, वो अपना तिगड़म दिमाग लगाते हैं और कुछ सेटिंग करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कि तुम अपना OMR सीट फिलअप मत करना और एग्जाम के बाद तुम्हारा जो OMR सीट है वो हम लोग फिल कर देंगे इवैल्यूएशन से पहले। अब इन सब लूप होल्स को फिक्स करने के लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं, जैसे कि जब क्वेश्चन पेपर प्रिंट किया जाता है तो उसको प्रिंट करके ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, सेंटर्स तक ना पहुंचाया जाए। उसके बजाय जब क्वेश्चन पेपर डिसाइड हो जाता है कि ये सभी सिलेक्ट हुए हैं और ये पेपर होगा नीट का, तो उस पेपर को एनटीए का जो हेड है उनके पास होना चाहिए और जब एग्जाम होने वाले होंगे तो उससे जस्ट 1 घंटा पहले या फिर आधे घंटे पहले उन पेपर्स को उन सभी सेंटर्स को मेल किया जाए, जहाँ से कि वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके तुरंत ही उस सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उसके लिए उनके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। और ये जो पेपर डाउनलोड किए जाएंगे उसमें हर एक सेंटर से जहाँ से क्वेश्चन पेपर प्रिंट होगा उस सेंटर का वाटरमार्क होगा। तो अगर किसी तरीके से पेपर लीक भी होता है, हालांकि वो कोई फायदे का तो होगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठे हुए रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर पेपर लीक होता है तो ये पता चल जाएगा कि किस सेंटर से पेपर लीक हुए हैं। और अगर बिना सेंटर के वाटरमार्क वाला पेपर
पेपर लीक होता है तो समझ में आ जाएगा कि भाई जो NTA का हेड है उसी के पास से पेपर लीक हुए हैं और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और पता किया जा सकता है आसानी से कि कहाँ से पेपर लीक हुए हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पे भी ह्यूमन फैक्टर आएगा वहाँ पे करप्शन के चांसेस आएंगे ही आएंगे। लोग ग्रीडी होते हैं, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। अभी जो ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर मेथड होता है एग्जाम के लिए, इसके जगह पे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम्स होते हैं ऑनलाइन उसको कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो पेपर्स होते हैं उनके लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है और वो जब एग्ज़ाम का समय होता है उसी समय पे सर्वर से रिलीज़ होता है और उसमें ये जो बीच का झंझट है वो नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि जो सेंटर है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ढंग से एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले के कारण कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स खुद की जान ले रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है कि कोटा में ऐसा अक्सर क्यों होता है। देखिए हम सभी लोगों के लिए ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, धूप में नहीं रहोगे, विटामिन डी की अगर आपको कमी होगी तो आप स्ट्रेसफुल रह सकते हो, आप डिप्रेशन में जा सकते हो और इसके कारण आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं। पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे जिसमें कि वो पसीना बहाते थे और आर्ट ऑफ लूजिंग को सीखते थे। आर्ट ऑफ लूजिंग मतलब कि वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर वो जब गेम हार जाते हैं तो उनका जो ब्रेन होता है वो लॉस के लिए प्रिपेयर्ड होता है कि अगली बार जब हमें कोई लॉस होगा तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहें और अगले गेम के लिए हम लोग अपने आप को और मजबूत करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण, आउटडोर गेम्स कम खेलने के कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आर्ट ऑफ लूजिंग सीख ही नहीं पा रहे हैं कि हारने के बाद हम लोग कम बैक कैसे करते हैं, अपने बॉडी को प्रिपेयर कैसे करते हैं, अपने ब्रेन को कैसे मेकअप करते हैं। और इस कारण से जब उनका रिजल्ट खराब होता है तो वो इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। देखिए नीट इकलौता ऐसा पेपर नहीं है जो कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा कि आपसे नीट पेपर अगर नहीं निकला तो आप निकम्मे हो या आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी लाइफ शुरू भी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर ही बन जाए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अपने करियर को लेकर आपको चिंता हो रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फेस पेस टीचर्स होने के बावजूद मैंने अपना काम कर दिया है। आई होप कि आप लोग भी अपना काम इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर करेंगे और जितना ज़्यादा हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचेगी, गवर्नमेंट उतनी ही जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेगी। नमस्कार, जय हिंद।